सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो अभी हमने आपको प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट बताया। फिर हमने RL और RC यानी रेसिस्टिव और इंडक्टर को लगाकर एक सर्किट बना के दिखाया। फिर हमने आपको R और C लगा के दिखाया यानी रेसिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के। फिर हमने आपको RLC सीरीज का कॉम्बिनेशन समझाया। अब उस टॉपिक, तीनों चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आपको अब एक टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी टॉपिक मिस आउट हो गया होगा, जैसे क्वालिटी फैक्टर नहीं बताया, पावर फैक्टर की कहानी नहीं जानते हो पावर फैक्टर क्या होता है, हम बताएंगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपने पावर फैक्टर नाम से नहीं जानते, तो इस केस स्टडी बेस से जो 4 टॉपिक हमने पढ़ाया है, 3 टॉपिक, वो 3-4 टॉपिक का पूरा कहानी इस केस स्टडी बेस में आप समझ जाओगे। और जैसा कि हमने आपको समझाया था कि जैसे केमिस्ट्री में आपको केस स्टडी बेस्ड के रिगार्डिंग उसके पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिजिक्स में पढ़ने की जरूरत है। यहाँ वो काम मत कर लेना केमिस्ट्री की तरह कि केस स्टडी बेस्ड है तो पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो पूरा डब्बा गोल हो जाएगा, तो यहाँ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, तो फिर बिना बकवास किए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। कहता है सीरीज LCR सर्किट है, पहले हेडिंग दिया हुआ है हमारे पास, तो उसमें दिया हुआ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेसिस्टर आर 3 कंपोनेंट ऑफ LCR सर्किट फेड विथ AC। तीन कंपोनेंट है, एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये AC सोर्स से लगा हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ है सर, मिलेगा, वो बीच में हम एडिट करके डाल देंगे, पॉज करके वीडियो को, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार में इतना सारा जगह नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमने पहले पैसेज लिख लिया, फिर आगे की क्वेश्चन की कहानी बता देंगे। फिर कहता है वेन कनेक्टेड इन सीरीज, कर दिया कनेक्ट, सर्किट कैन बिहेव कैपेसिटिव, 2 बार इंडक्टिव लिख दिया, एक बार कर दो, इंडक्टिव और रेसिस्टिव। सर्किट जो है या तो रेसिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, या कैपेसिटिव की तरह, या इंडक्टिव की तरह, मतलब मिला जुला के तीनों की तरह बिहेव करेगा। द सर्किट हैज मेनी डेली लाइफ एप्लीकेशन, ऐसे सर्किट का डेली लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन है, जो भी है चलेगा, है एप्लीकेशन। ठीक, इट कैन डिलीवर मैक्सिमम पावर अंडर स्पेशल कंडीशन, ये जो है एक मैक्सिमम पावर देगा अंडर स्पेशल कंडीशन। इज यूज्ड फॉर सिग्नल डिटेक्शन, जैसे रेडियो वगैरह होता है, फोन वगैरह होता है, उसमें ट्यूनिंग करके जो हम उसके पावर को चेंज करते हैं, चीजों को चेंज करते हैं, उस समय जो पावर सप्लाई होगा वो मैक्सिमम पावर होगा। यानी एक चीज दिया हुआ है कि कोई स्पेशल कंडीशन होगा, जो बातें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेते हैं, फिर मिटा देंगे। स्पेशल कंडीशन में ये हमें मैक्सिमम पावर देगा। ठीक है, अच्छा। फिर कहता है एज इट वर्क्स विथ AC, क्योंकि ये AC सोर्स से वर्क कर रहा, सो सर्किट हैज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फीचर। हम जानते हैं AC सोर्स में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। द सर्किट इज अंडरस्टूड बाय इट्स क्वालिटी फैक्टर, एक Q फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर, इस टर्म का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी लिख लेते हैं क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, which specify the frequency which circuit function efficiently, वो हमें क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि सर्किट जो है बहुत अच्छे तरीके से किस जगह पर, किस फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। यानी ये पूरे कहानी को समझकर हमें यही समझ में आया कि एक RLC सीरीज का सर्किट है जो AC सोर्स से कनेक्टेड है, किसी स्पेशल कंडीशन में इसकी मैक्सिमम पावर होगी, और क्वालिटी फैक्टर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट जो है अच्छे से काम कर रहा है। अब इसके अंदर के आने वाले क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। इसको हटा दें। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ के आए होंगे तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या हम बोलने जा रहे हैं, लेकिन नहीं पढ़े हो तो भी हम आपको समझा देते हैं कि अंदर में हम क्या क्या कहानी को लेके चलेंगे। अभी क्वेश्चन इसके हम लिखेंगे, उससे पहले जो इतना समझा उसमें हम क्या क्या आपको बता सकते हैं और क्या क्या आपको समझ लेना चाहिए, ये जरूरी है। पहले आपने देखा था कि जब RLC सर्किट हुआ करता था तो इसका जो VR के लिए जो आता था, अगर मान लो इसके अंदर जो करंट पास कर रहा था वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी था, तो रसिस्टर जो था वो करंट के सेम डायरेक्शन में हुआ करता था, तो ये हो जाता था V0 साइन ओमेगा टी।
जो इंडक्टर है उसका जो पोटेंशियल है वो लीड करता था, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाता था। जो कैपेसिटर था उसका जो पोटेंशियल था वो लैग करता था, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो जाता था। फिर इसका जब हम सर्किट फेजर डायग्राम बनाते थे तो आई जो है इसी डायरेक्शन में होता था। वी नॉट आर जो है हमने बोला था जब भी सॉल्व करना हो तो इस वी नॉट को लेके चलेंगे, तो वी नॉट आर यानी रेसिस्टर के लिए सेम फेज में होता था। इंडक्टर जो होता था वो वी नॉट एल आई से 90 डिग्री पर लीड करता था, और जो कैपेसिटर होता था उसका वी नॉट सी जो है 90 डिग्री करंट से लैग करता था। ये सारी कहानी हमने जानी थी। उसके अलावा हमने देखा था यहाँ से कि जब हम टोटल वी निकालते हैं तो ये हमें क्या बन के आता था, तो हमने देखा था कि यहाँ से हम क्या करते थे कि v इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता था आई नॉट अंडर रूट क्या होता था यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस या तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आता था, या इसी में v बराबर आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर आता था। ये तब आता था जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हुआ करता था, और ये तब आता था जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हुआ करता था। उसके अलावा v बराबर आई नॉट इंटू आर हो जाता था जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता था, यानी इस समय जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता था उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहा करते थे, और एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता था और एक्सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी होता था। इन सबको इधर लाते तो ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 बच जाता था। ओमेगा स्क्वायर एल और C इज इक्वल टू 1, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, यानी ओमेगा बराबर अंडर रूट 1 अपॉन एल सी, जिसको हम लिखते थे ओमेगा बराबर 1 बाहर निकल जाता था अंडर रूट एल सी, और ओमेगा नॉट लिखते थे क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बताता था, ओमेगा ना लिख के ओमेगा नॉट लिखते थे। वैसे ओमेगा का फॉर्मूला होता था 2 पाई एफ, तो इसकी जगह अगर हम 2 पाई एफ नॉट डाल दे तो ये 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाता था, तो एफ नॉट बराबर 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। अगर आपसे कहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो तब आप ओमेगा निकालोगे, यानी ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेगा तब निकालोगे। और अगर आपसे कहे कि एफ निकालो तो ये क्या है, रेजो या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी है। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेगा तो ओमेगा निकालोगे, और जब सिंपल एफ कहेगा यानी फ्रीक्वेंसी कहेगा तो एफ निकालोगे। जब आपको ओमेगा नॉट कहेगा तो ये हो जाएगा रेजोनेंट के समय में जो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और जब एफ नॉट कहेगा तो रेजोनेंट के समय में उसकी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहे तो ओमेगा पर ध्यान देना है, सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी कहे तो हमें एफ पर ध्यान देना है। और एफ नॉट होगा तो रेजोनेंट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एफ होगा तो वो सिंपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इतनी सारी बातें हमने जानी थी। इसको इरेज करें, अच्छा रहने दो, अभी इरेज नहीं करते। उसके अलावा एक दो बातें आपको चैप्टर के शुरुआत में पढ़ाया गया है वो पता होना चाहिए। अगर आपसे कहता है कोई आई आरएमएस करंट निकालो, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, अभी के लिए समझ लो आई आरएमएस करंट निकालना होगा तो आई नॉट अपॉन रूट 2 करना होगा। अगर वी आरएमएस करंट निकालना होगा तो वी नॉट अपॉन रूट 2 करना होगा, यानी जो वैल्यू है उसको रूट 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ वी आरएमएस बन के आ जाएगा एज कंपेयर टू वी नॉट। यानी जो वी नॉट और आई नॉट है, आई नॉट या वी नॉट जो है ये पीक करंट है। कौन सा करंट है, पीक करंट है, और ये पीक वोल्टेज है। समझेंगे आराम से, सब चीज इसके अंदर हम समझाना चाहते हैं जो चैप्टर में छूट गया है, यानी ये सब कहानी तो आप ऑलरेडी पढ़े थे। उसके अलावा हमने बोला कि आई आरएमएस, अगर आपको कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आरएमएस है या पीक है तो आप मान के चलोगे कि वो आरएमएस करंट है या आरएमएस वोल्टेज है। अगर सीधा दे दिया 220 वोल्ट तो आप मान लोगे कि वो आई आरएमएस है। जब पीक देना होगा तो उसमें क्वेश्चन में कहेगा कि पीक वोल्टेज इज दिस,
पीक करंट इज दिस, अगर कुछ नहीं कह रहा तो मान लो कि वो आरएमएस दिया हुआ है। तो ये कहानी भी आपको थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि आई आरएमएस बराबर पीक करंट अपॉन √2, वी आरएमएस बराबर पीक करंट अपॉन √2। हम कहते हैं ना कि हमारे घर के अंदर में 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, तो वो कौन सा वोल्टेज है? वी आरएमएस वोल्टेज है। अगर इसको पीक वोल्टेज में चेंज करना होगा तो वी आरएमएस की जगह लिख दोगे V0/√2, और ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 220 इंटू √2 बराबर V0 निकलेगा। यानी पीक वोल्टेज हमारे घर में नहीं आता है, आरएमएस वोल्टेज आता है। ये छोटी सी कहानी समझनी थी और ये सारा कहानी आप समझ गए हो। अब इसको हम इरेज करेंगे और बचे हुए जो क्वेश्चन है इसके अंदर का वो समझाएंगे। ये सब इसलिए बता दिया ताकि एक आपको अच्छा रिवीजन हो जाए। इसको लिखो। अब हम पॉज करके जो केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन है उसको लिखने जा रहे हैं। फास्ट कर लो, लिख लो। अब इसको पॉज करें, इतना स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ताकि हम इसको पॉज करने के बाद जब ऑन करेंगे तो वो खत्म हो चुका होगा। तो जो सारी चीजें हमने बताई थी वो हटा दिया, जो क्वेश्चन था ये रहने दिया। अब इस केस स्टडी बेस का पहला क्वेश्चन कहता है सीरीज एलसीआर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 800 हर्ट्ज। हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट की वैल्यू है 800 हर्ट्ज। The half power point are obtained at frequency 745 Hz and 855 Hz. कहता है कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिस्पेक्टिवली। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं। तो देख लो, एक बात समझ लो, ऐसे पूरा प्रूफ है इसका, लेकिन आपको इससे काम बन जाएगा जो हम बताने जा रहे हैं। जब भी आपको बैंडविड्थ निकालना हो तो उसको डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो वो R/L बन के आ जाता है। ये दिमाग में रख लो आप, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है वो कहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ दैट इज डेल्टा ओमेगा। ये दो फॉर्मूला दिमाग में रख लो। हमने सारा क्वेश्चन मिला के देखा, इसी लेवल पे पूछा गया है। या तो R और L, R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब इंडक्टेंस दिया हुआ है, तब निकाल सकते हो बैंडविड्थ R/L, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करके। और ये जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो ऐसे करके दिया जाएगा, इसमें ये ओमेगा 2 है और ये ओमेगा 1 है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है। तो यहाँ पर ओमेगा 2 की जगह डाला आपने 855 हर्ज, माइनस ओमेगा 1 की जगह डाला आपने 745 हर्ज। R/L का फॉर्मूला यूज नहीं किया, तो बैंडविड्थ आपके पास आ गया 10, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 7 गया 1, यानी 110 हर्ज आ गया। अब आपको क्वालिटी फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला तो ये बनता है, और इसी को अगर आप चाहो तो फॉर्मूला और बदल सकते हो कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2πf0 अपॉन आगे, फिर या ऐसे समझ लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जगह आप ऐसे, आप जानते हो, चाहे उसको बताया या नहीं बताया ये बताओ, पहले इसको बना लो। वो कंफ्यूजन हम नहीं करना चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आपने देखा ना, देखो बता देते हैं। एक और फॉर्मूला आ सकता है, क्या आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में देखा है, आपने देखा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब आता है उस फ्रीक्वेंसी पर XL बराबर XC हो जाता है, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C हो जाता है। यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC आ जाता है, तो ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाता है। तो इसकी जगह वैल्यू डाल दोगे 1/√LC, और बैंडविड्थ की जगह एक फॉर्मूला ये भी है R/L, तो R/L डाल दोगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L/√LC बन जाएगा। अब इसको आप √LC को तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हो √L इंटू √L अपॉन R √L √C, ऐसे लिख सकते हो। √L कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/R √L/C। तो क्वालिटी फैक्टर का ये भी फॉर्मूला आप याद रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैंडविड्थ निकाल लिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो इस क्वेश्चन में क्या था समझेंगे,
इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे दिया गया था, आर और एल के टर्म में कुछ नहीं दिया गया था, तो हमने और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दे दिया गया था, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा एल करके 100 हर्ट्ज निकाल लिया। अब हमने फॉर्मूला में लगा दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 800 हर्ट्ज, और जो हमारे पास बैंडविड्थ आया है वो 110 हर्ट्ज है। हर्ट्ज से हर्ट्ज कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 7 जा 77 और 3 बचा, 11 2 जा यानी समथिंग 7.2 क्वालिटी फैक्टर आ गया। लेकिन अगर आर और एल में कुछ दिया जाएगा तो ऐसे निकाल सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जगह 1/√LC और इसकी जगह R/L, जो कट कुटा के कुछ 1/R√LC हो जाएगा। जब LC R वगैरह दे के हमसे पूछ लेता कि बताओ इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या होगी, और RL दे के पूछ लेता कि इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हाफ पावर दे दिया था, तो हमने इस समय ये वाला अप्लाई किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और इस समय ये वाला अप्लाई किया, नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर पड़ जाती तो ये भी इस्तेमाल कर सकते थे। अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता, RLC दिया होता, तो R/L करके बैंडविड्थ निकाल लेते, और L/C और 1/R से मल्टीप्लाई करके रूट वगैरह लगा के हम क्वालिटी फैक्टर भी निकाल सकते थे। तो ये दूसरा कंडीशन था, लेकिन नहीं था तो फिर भी हमने बता दिया। एग्जाम में अगर RLC दे के पूछ ले क्वालिटी फैक्टर तो कंफ्यूज मत करो कि सर आपने तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये बताया, ये वाला कहाँ बताया, तो ये चीज हमने बता दी। इसका इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ, वो अपनी जगह है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। बोलो बात समझे पक्का। ये सब फॉर्मूला अगर जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, हमने बता दिया आपको। चलो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है इसका, एक दो और है, लिख लो इसको फास्ट, पॉज करे, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ये नहीं मिटाया है क्योंकि इसमें एक और बात बता देते, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ देगा कि अच्छी बैंडविड्थ के लिए या अच्छा क्वालिटी फैक्टर के लिए, यानी इसके लिए क्वेश्चन छोटा सा पूछ देगा कि रेडियो वगैरह चलाते हो, उसके गुड ट्यूनिंग के लिए क्या होना चाहिए। तो आपको आर जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए और इंडक्टर जो है वो लार्ज होना चाहिए। ये कंडीशन है। देखो अगर आर छोटा होगा, इंडक्टर बड़ा होगा, तो इसका ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटा आएगा, और इसका ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटा आएगा, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटा वैल्यू को डिवाइड करोगे तो क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है कहीं एमसीक्यू में पूछ दे तो मिस आउट नहीं होना चाहिए कि गुड ट्यूनिंग के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी, और एल की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसको इरेज करें, लिख लिया होगा आपने, क्वालिटी फैक्टर वगैरह की कहानी भी समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा समझो, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है ना वो आप एग्जाम में बना के आ जाओ, ताकि हम भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल सके कि 50 या 60 प्लस क्वेश्चन आपके पढ़ाने से आया है। और वो तभी होगा जब केस स्टडी बेस्ड में हम हर बातों को समझाने की कोशिश करें। अब देखो कितना आसान है। ड्रॉ अ फेजर डायग्राम फॉर अ गिवन LCR AC वेयर कैपेसिटेंस डोमिनेंस इंडक्टेंस। तो आप जानते हो कि जब LCR सर्किट होता है तो करंट अगर इस डायरेक्शन में लिया तो इसी के डायरेक्शन में V0 R होता है, इससे 90 डिग्री लीड करके V0 L बन के आता है, और करंट से 90 डिग्री लैग करके V0 C बन के आता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि X कैपेसिटेंस डोमिनेंस XC ग्रेटर देन XL है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ऐसे बनाओगे कि ये हमारा XC ग्रेटर देन XL का मतलब क्या है, V0 C जो है वो ग्रेटर देन V0 L है, यही मतलब हुआ ना कि XC ग्रेटर देन L बोले या V0 C बोलो। V0 C को क्या लिख दोगे, V0 C को लिख दोगे ना I0 XC ग्रेटर देन I0 XL, I0 कट जाएगा, यानी XC ग्रेटर देन XL। यही चीज तो समझा रहे हैं तब से, तो ठीक है। यानी V0 C ग्रेटर देन V0 L है क्योंकि कैपेसिटेंस डोमिनेंस इंडक्टेंस है। तो ऊपर में लिख दोगे आप V0 C, और थोड़ा नीचे लाइन खींच के बना दोगे V0 L, और इधर बना दोगे करंट, और इसी के डायरेक्शन में बना दोगे V0 R। और इसी को जो हमने बताया था कि ऐसे करके लिख दो कि यहाँ पर करंट है, इसी के डायरेक्शन में V0 R है, और यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस डोमिनेंस है, यानी V0 C माइनस V0 L हो जा रहा था। ये फेजर डायग्राम ऐसे बनाओ, फिर उसको तोड़ के ऐसे ले जाओ और बोलो इसका जो नेट निकलेगा वो कुछ इधर निकलेगा, इसका जो नेट निकलेगा वो कुछ इधर निकलेगा, और जब इसका फार्मूला आएगा तो फार्मूला क्या होता था, I0 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC बड़ा है तो XC माइनस XL का
होल स्क्वायर होता था। इसी को दूसरे तरीके से बनाते थे हम ग्राफ में, तो वी नॉट की जगह हम एक्स सी माइनस एक्स एल, और यहाँ आर की जगह पर आर रखते थे, इधर करंट होता था, वी नॉट आर की जगह हम डाल देते थे आई नॉट आर, यहाँ डाल देते थे आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल, यहाँ से आई नॉट कॉमन होता था, ये आई नॉट कैंसिल हो जाता था, एक्स सी माइनस एक्स एल और आर के बीच का ग्राफ ये हो गया, और इधर साइड जो निकलेगा वो इम्पीडेंस होगा, और इम्पीडेंस की वैल्यू हम जानते थे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होता है। जो ये वाला पार्ट है यही इंपीडेंस है, और आई नॉट था। ऐसे ही करके हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ हमने बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश भी की है और आप समझ भी गए हो। तो इस तरह से हमने फेजर डायग्राम बना लिया एलसीआर सर्किट का, जहां कैपेसिटिव डोमिनेंट इंडक्टेंस था। अगर यही इंडक्टेंस डोमिनेंट कैपेसिटर हो जाता तो यहाँ वी नॉट एल माइनस, यहाँ सी है, सी और एल में कंफ्यूज मत करना, ठीक। तो यहाँ पर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो जाता, वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी हो जाता, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी हो जाता, यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता, यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता, कहानी वही हो जाती, यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता और यहाँ रहता। तो दूसरा क्वेश्चन का भी फेजर डायग्राम बना लिया। अब इसके तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम, लिखते चलो फास्ट फास्ट। कितना टाइम हो गया? अरे भाई साहब 20 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, ये टॉपिक आपको मजा दे देगा। पॉज करे, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट कहता है 25 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफेराड, जिसको फेराड में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड हो जाएगा। 0.01 हेनरी इंडक्टर, यानी L बराबर 0.01 हेनरी, ये है फेराड कैपेसिटर का यूनिट, हेनरी इंडक्टर का यूनिट, और रेसिस्टेंस ऑफ 25 ओम। ये तीन चीज हमें डाटा दी गई है, ठीक है। अब इन सब को हटा देते हैं, इस सब का काम हो चुका है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ निकाल चुके हैं हम, इसको भी हटा देते हैं। ये भी सर्किट का भी काम हो चुका है, अब हमने कर लिया रेजोनेंस वगैरह बना के, लेकिन इसको रहने देते हैं, इसका इस्तेमाल हम इसमें करके दिखाएंगे आपको। अब कह रहा है E बराबर आपके पास दिया हुआ है 310 साइन 314t, और ओरिजिनल फार्मूला E लिखो या B लिखो एक ही बात है। ओरिजिनल फार्मूला क्या होता था? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, या जिसको आप V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी कहते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए हो, E बराबर ये है, V बराबर वोल्टेज, सब जानते हो, ये सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से देखोगे तो E नॉट की वैल्यू क्या है? 310 वोल्ट, यही तो है। और ओमेगा की वैल्यू क्या है? 314, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहता व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब सवाल उठता है कि इंपीडेंस बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा है अंडर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। कब? जब एक्सएल एक्सी जो था वो बड़ा था एक्सएल से। तो और एक फार्मूला पढ़ा है जब एक्सएल बड़ा था एक्सी से, तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और एक पढ़ा है जब एक्सएल बराबर एक्सी हुआ था तो जेड बराबर डायरेक्ट आर आ जाता था। तो कौन सा इंपीडेंस? तो देखो, जब सिंपल इंपीडेंस पूछे ना तो उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली कहानी मत लगा देना, यानी ये वाली कहानी तभी होगा जब कहेगा व्हाट इज द इंपीडेंस एट रेजोनेंस। जब आपसे पूछता व्हाट इज द इंपीडेंस एज रेजोनेंस, तो Z बराबर सीधा 25 ओम लिख देते हैं, आंसर खत्म। कहां पर? एट रेजोनेंस या एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, बात खत्म, बात कहानी खत्म, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ काम नहीं कह रहा तो लास्ट केस खत्म। अब इन दोनों में से कौन सा यूज करें? ये कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? देखो ना, एक्सी माइनस एक्सएल करो या एक्सएल माइनस एक्सी करो, करना तो उसका होल स्क्वायर ही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आ गया तो उसका भी स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो हम कोई एक कंडीशन पकड़ लेते हैं इंपीडेंस को निकालने का, तो हम यही पकड़ लिए पहला वाला कंडीशन, समझ गया ना। तो स्पेशल कोई कंडीशन ना हो तो कोई भी एक फार्मूला उठा दो, सिर्फ रेजोनेंस वाला कंडीशन मत उठा दो। अब सवाल उठता है सर एक्सएल एक्सी ये सब निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो आपने पढ़ा है एक्स सी बराबर होता है 1 बाय ओमेगा सी। 1 बाय ओमेगा की जगह कहोगे कि हमारे पास है 314, सी की जगह है हमारे पास कितना है भैया? सी की जगह 25 इंटू 10 टू द पावर -6,
अब इसको सॉल्व कर लेना, कोई एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम लेट सपोज कर लेते हैं कि एक्सी की वैल्यू 100 आई। आप 12th क्लास में हो, लास्ट टाइम है, तो हम मान लेते हैं एक्सी की वैल्यू ये आई होगी, लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्सी की वैल्यू आएगी, फिर एक्सएल की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा एल, फिर ओमेगा की जगह 314, एल की जगह 0.01। इसको सॉल्व करोगे तो लेट सपोज कर लेते हैं ये 90 आया होगा, लेट कर लेते हैं, क्या होगा नहीं पता, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक। ये 90 क्यों आएगा, ये डेसिमल हटेगा, 2 डेसिमल तो 3.14 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना क्या होता है, सॉल्व कर दे क्या, देखो थोड़ा सा मेहनत करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 to the power 6 upon 314 into 25। इसको लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 upon 314 into 25 से कटेगा वगैरह वगैरह। अब नहीं करेंगे, अब हम लेट मान लेते हैं, ठीक। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। ये आएगा 3.14, लेकिन हमने 90 लेट कर दिया। अब एक्सएल निकाल लिया, एक्सी निकाल लिया, आर दिया हुआ है तो पुट कर दो, जेड बराबर अंडर रूट आर की जगह 25 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह हमने 100 लाया है, जो आएगा वैल्यू वो डालोगे, माइनस एक्सी की जगह और एक्सएल की जगह हमने 90 लाया है तो 90 का होल स्क्वायर, ये बना लोगे, ये आपका इंपीडेंस का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसमें और सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने बता दिया, इसमें देखो और क्या क्या चीज पूछ सकता था, इरेज करें, लिख लो। अच्छा लिख लिया, पक्का ना। हाँ। अब आपसे कहेगा फ्रीक्वेंसी बताओ, क्या बताओ क्या बताओ क्या बताओ क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, किस फ्रीक्वेंसी पर ये काम हो रहा होगा। तो आप बोलोगे कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो यहाँ से एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। ओमेगा की जगह 314 और 2 की जगह 2 पाई की जगह 3.14 डेसिमल हटाओगे 0 0 आएगा, ये इससे कट जाएगा 100 बार में, यानी 50 हर्ज का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसमें आपसे कहता कि ई आर एम एस निकाल के दिखाओ, तो ई आर एम एस बराबर ई नॉट बाई रूट 2 होता है, जो वैल्यू आया है 310 उसको रूट 2 से डिवाइड कर दो, ये ई आर एम एस निकल जाएगा। आपसे कोई कहता आई आर एम एस निकाल के दिखाओ, तो आप कहते ई आर एम एस, जब आर एम एस निकालना होगा तो वी अपॉन वी इक्वल्स टू आई आर होता है, इसमें कोई तकलीफ है क्या, नहीं है। अभी आई आर एम एस निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट आर तो है नहीं, आर की जगह क्या है, जेड है, इंपीडेंस है, क्योंकि रेसिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों है, तो वी ई आर एम एस अपॉन जेड डालते। आई आर एम एस वैल्यू निकालना था तो ई आर एम एस की जगह डाल देते आप 310 अपॉन रूट 2, और जो भी रूट 2 और जो भी जेड की वैल्यू आपने निकाला होगा सॉल्व करके यहाँ वैल्यू डाल के, जेड बराबर अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस एक्सी की जगह हमने 100 माना था, एक्सएल की जगह हमने 90। आप भी मत मान लेना एग्जाम में कि 100 है और 90 है, कहना सर ने बोला था लेट सपोज कर लेते, नहीं आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक। 4 क्वेश्चन पूछा, उसमें से एक ही क्वेश्चन ऐसा है ना जहाँ हमको कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी सब क्वेश्चन में तो इजी ही था ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके आई आर एम एस निकाल सकते हो, ई आर एम एस निकाल सकते हो, उसके बाद एफ की वैल्यू निकाल सकते हो 50 हर्ज, फिर ये सब जेड जेड यहाँ डाल दोगे, यहाँ पर जो भी जेड की वैल्यू आई होगी वहां से निकाल कर वो यहाँ डाल दोगे, तो ई आर एम एस अपॉन जेड निकालोगे तो आई आर एम एस निकल जाएगा। इसलिए इसको डिलीट नहीं किया था, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। बोलो ये पक्का पक्का कहानी समझ गए, श्योर शॉर्ट। इस तरह से हमने आपको एलसीआर सर्किट की, पहले हमने प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में 3 कंडीशन, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, दूसरा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तीसरा एक्सएल बराबर एक्सी, ये सब समझाते हुए लास्ट में केस स्टडी बेस्ड करवा दिया, जिससे जो भी छोटी छोटी बातें थी, क्वालिटी फैक्टर वगैरह की कहानी, ये सब आपको समझ में आ गई होगी। क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ वगैरह वगैरह की कहानी आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको हमने केस स्टडी बेस समझा दिया। कितना टाइम हो गया हमारा, तो हमारा टाइम हो गया है 28 मिनट। तो चलो 30 से पहले इसको खत्म करते हैं, ताकि देखने वाले को भी, आपको भी लगे चलो 30 से कम है, थोड़ा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़े। तो बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अच्छा लगे तो एज इट इज बाय लिख लो, इसमें से जो भी लिखना है। बाय, ओके, थैंक यू, वेलकम।